हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग ऐसे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की है। जीएस पेपर 1 को कैसे लिखना है, कैसे उसमें 180 190 मार्क्स लाने हैं, जीएस पेपर 2 का स्ट्रेटजी, एसे का स्ट्रेटजी, सभी हमने डिस्कस किया है। मगर बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनको जीएस पेपर 2 में एक सेक्शन होता है, खंड 2, ठीक है, सेक्शन 2, जिसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पूछा जाता है। उसमें काफ़ी डाउट्स होते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट में बोला था कि इसके बारे में कुछ बताया जाए कि कैसे एक सेक्शन 2 जो है इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, सेक्शन 2 में मार्क्स लाना आसान है। मार्क्स देखिए आप किसी में भी ला सकते हो, मगर पॉलिटी में क्या है कि आपको कुछ आर्टिकल्स पता होने चाहिए। पॉलिटी जो आप लिखेंगे तो आपको आर्टिकल आना चाहिए, है ना। इसी तरह से साइंस एंड टेक लिखेंगे तो आपको साइंस एंड टेक में जो भी आजकल डिस्कवरीज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। पर खंड 2 जो होता है वो पहले तो एकदम जनरल पूछा जाता था, 67th तक एकदम जनरल होता था, कुछ भी बच्चे लिख रहे थे और मार्क्स जो है वो आ रहा था। 68th का पेपर काफ़ी टफ रहा, ठीक है, मगर 69th वापस से जो है वो अपने आप को बताया कि मैं इस तरह से पूछूंगा। तो 70वां जो है वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो 69th के लाइन पे रहेगा, ना कि 68 के, क्योंकि 68 का पेपर हर तरह से बहुत ही बेकार पेपर था। उसका सिर्फ GS2 नहीं, GS1 भी वैसा ही था, उसके DI पेपर भी वैसा ही थे, उसके बाद उसका प्रीलिम्स भी 68 का वैसा ही था। मगर 69th जो है वो काफ़ी बेहतर रहा है। तो हम लोग 69th का पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के तौर पर भी कार्य किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 69th का पेपर है, GS2 पेपर, GS2 का सेक्शन 2 हम लोग को देखना है। देखिए पहले तो 5 आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून सिस्टम ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन मॉनसून सिस्टम का मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, एनर्जी सोर्सेज, आर दे सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक नीड, व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रेजेंट अ क्रिटिकल व्यू, ये भी ज्योग्राफी। डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया, एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिक्स है। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री ज्योग्राफी के टर्म्स में ज़्यादा है, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है वही खास करके टूरिस्टिक एरिया होता है। ठीक है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को डिस्कस करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार, ज्योग्राफी, बिहार में SC ST कहाँ रहते हैं, एंड कमेंट ऑन देयर लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। डिवाइड इंडिया इंटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, ज्योग्राफी, इंडिया को फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटना है। डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार इज इंक्लूडेड, पहले तो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन जो 6 होता है वो लिखते हुए मैप बना देना, और फिर बिहार किस में आता है 6 में, तो बिहार जो है वो नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है, तो नॉर्दर्न प्लेन को डिस्कस करना है डिटेल में। ठीक है, कौन कौन नदी से बनता है, कैसा वहाँ का मिट्टी होता है, कैसा वहाँ का फॉरेस्ट होता है, रेनफॉल वहाँ कैसा होता है, नॉर्दर्न प्लेन को सही तरीके से डिस्कस करना है। ठीक है, ये हो गया छोटा छोटा क्वेश्चन। आप लोग देखें कि सब क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी का ही है। ठीक है, इसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को तो बहुत फ़ायदा है, उनको मतलब आंसर ऑलरेडी पता होगा। लेकिन जो ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं लिए हैं उनके बारे में भी आज मैं बताऊंगी कि आंसर कैसे करना है, क्योंकि अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, अब लिखने की बारी है कि कैसे लिखना है। कुछ भी नहीं जान रहे हैं आप, मगर फिर भी आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, आप मेंस तक पहुंचे हैं, बहुत चीज़ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको बहुत सारा नॉलेज है, बस उस नॉलेज को कॉपी पे उतार के आइएगा तो आपका जो है मार्क्स आ जाएगा। कैसे उतारना है वो मैं समझा दूंगी। कैसे, देखिए बीपीएससी या यूपीएससी कोई भी जो मेंस का एग्ज़ाम होता है ना, वो 2 चीज़ से मिलके बनता है। एक चीज़ होता है प्रेजेंटेशन और दूसरा चीज़ होता है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन दोनों चीज़ से मिल करके एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होता है। तो बहुत बच्चों के पास कंटेंट होता है पर लिखने नहीं आता है, प्रेजेंटेशन में 0 होते हैं, एकदम पैराग्राफ पैराग्राफ पूरा लिख देंगे छोटा छोटा हैंड राइटिंग में, जो ना समझ में आएगा देखने में, लेकिन लिखा हुआ पूरा चीज़ कंटेंट है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कंटेंट की बहुत कमी होती है, उनको पता ही नहीं है कि क्या है,
ठीक है, बस थोड़ा दुनियादारी पता है, उसी को वो इस तरह से प्रेजेंट करके लिखते हैं। मैप बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, पॉइंट पॉइंट वाइज लिखेंगे, जो पता है उसी को लिखेंगे, पॉइंट पॉइंट वाइज लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो उनका मार्क्स ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, ऐसे मेरे एक वीडियो पे भी किसी ने कहा था कि आपका आंसर एकदम एवरेज है पर पता नहीं आपको मार्क्स कैसे आ रहा है। तो 3 बार मेंस जो क्लियर हो रहा है, तो मेरा जो मेंस क्लियर होता है ना, वो 60% उस पर प्रेजेंटेशन का ही रोल होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का ही रोल है, और 40% कंटेंट। कंटेंट बहुत कम है भाई, हम लोग ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर्स को पढ़ने का समय नहीं होता है, फिर भी एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं वही बताऊंगी कि कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। तो चलिए हम लोग वीडियो, और ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका पूछेगा 38 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे ये 2 क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार। बिहार के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ये भी ज्योग्राफी है। इन व्हाट वे एंड इन हाउ मेनी पार्ट द एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैज बीन डिवाइडेड इन द स्टेट, हाउ मेनी सीजन्स आर फाउंड हियर इन ईयर। एक ही क्वेश्चन में 4 सवाल पूछ रहा है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दीज सीजन ऑन एग्रीकल्चर, है ना। एक ही क्वेश्चन में 4 सवाल पूछा है। एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है, तब ना 38 मार्क्स का है। और 5 पेज आराम से जाएगा, 5 से 5.5 पेज, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना लंबा पूछा गया है। ठीक है, कैसे लिखना है वो बता दूंगी। दूसरा क्वेश्चन, हाउ आर सिटीज क्लासिफाइड बाय द डायरेक्टरेट पॉपुलेशन इन इंडिया, थ्रो लाइट ऑन द टोटल पॉपुलेशन एंड देयर रेट ऑफ ग्रोथ एज पर 2011। ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। पॉपुलेशन जो है वो भी हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं, तो ये भी ज्योग्राफी ही है। ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और नेक्स्ट है, ये जो अगला सवाल है, इन दोनों में से कोई एक बनाना है 38 मार्क्स का। एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ट्रिकल डाउन थ्योरी पे बात कर रहा है, इसके एलिमेंट्स, इसके बेनिफिट, इसके लिमिटेशन और बाकी जो सब। फिर बी नंबर है, डिस्क्राइब मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया। दोबारा वही सवाल, मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया, इट्स नेचर, टाइप, क्लाइमेट चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सिनोनिमस, ईस्ट एंड वेस्ट, जेट स्ट्रीम एंड फिजिबिलिटी। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक्स बहुत कम है यहाँ और ज्योग्राफी ज़्यादा है। बढ़िया है, क्योंकि जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं वो ज्योग्राफी बना सकते हैं। ज्योग्राफी बहुत ही जनरल चीज़ होता है, मगर इकोनॉमिक्स बनाने के लिए आप अगर ट्रिकल डाउन थ्योरी कभी नहीं सुने हैं तो आप इसका आंसर लिख ही नहीं पाइएगा। ये प्रॉपर थ्योरी है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। क्या कहता है ट्रिकल डाउन थ्योरी, किस चीज़ से संबंधित है, सब पूछा है। इसका एलिमेंट, इसका बेनिफिट, इसका लिमिटेशन, इसका क्रिटिसिज्म। तो आप अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आप तो नहीं बना पाइएगा ना। लेकिन मॉनसून सिस्टम सब देख रहे हैं हम लोग कि मॉनसून इंडिया में कैसे क्या आता है, इसको बनाना थोड़ा ज़्यादा इजी है। ठीक है, या हो सकता है कि मुझे इजी लगता है क्योंकि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की ही स्टूडेंट हूँ। अगर कोई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होगा तो कहेगा नहीं ट्रिकल डाउन थ्योरी ज़्यादा ईजी है। पर अगर कोई हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो वो कैसे बनाएगा। ठीक है, कोई सोशलॉजी ऑप्शनल होगा तो वो कैसे बनाएगा, क्योंकि उसने कभी ज्योग्राफी उसने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स उसने पढ़ा है। 6 to 12 का एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ते हैं ना जब भी हम लोग तैयारी करते हैं एग्ज़ाम का, तो उसके आधार पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका जो है, एक मैंने 67th का भी क्वेश्चन लिया था पर इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, उस टाइम क्वेश्चन थोड़ा मतलब अलग टाइप का पूछा जाता था। अभी तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइम अलग क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग सीधे सॉल्व पार्ट पे आते हैं। लिखना कैसे है आपको, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून सिस्टम। सबसे पहले आपको पहचानना है कि क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, दूसरा पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून। समझ में आ गया। 8 नंबर का है, 2 पेज में जाएगा। आंसर जब लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले इंट्रो लिख, मतलब कि इस तरह से शब्द नहीं लिखते हैं डायरेक्ट। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, तो मॉनसून से संबंधित अगर कोई इंट्रोडक्शन आपको पता है, ठीक है, जैसे जनरली जब हम लोग मॉनसून पढ़ते हैं क्लास 6, 7 ये सब में, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि मॉनसून वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मौसिम, द अरेबिक वर्ड मौसिम, विच मीन्स द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो ये हम लोग लिख देंगे कि मॉनसून वर्ड अरबी शब्द मौसिम से आया है, जिसका मतलब होता है हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। हो गया इंट्रोडक्शन के बाद आप सीधे आ जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, और क्या करेंगे, ऐसे घेर देंगे।
इसके बाद फिर आप पॉइंट लिखना शुरू करेंगे कि इंडियन मॉनसून का जो है मैकेनिज्म कैसा होता है। तो इंडियन मॉनसून जो है उसका मैकेनिज्म होता है, मतलब इंडियन मॉनसून जो है वो इंडिया में कैसे क्यों आता है। इंडिया में पहले ये बताओ कि मानसून क्यों आता है। तो मानसून कब आता है, गर्मी के बाद आता है ना। तो जब इंडिया का जो ये एरिया है ये गर्म हो जाता है, जब थार डेजर्ट जब बहुत गर्म हो जाता है तो वो अपनी तरफ हवाओं को खींचने लगता है। तो लिखेंगे कि ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ थार डेजर्ट, ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ थार डेजर्ट इट क्रिएट्स लो प्रेशर सिस्टम। वहाँ पे क्या होगा कि हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, कोई चीज़ गर्म होता है वहाँ का हवा ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम विच अट्रैक्ट्स विंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर से हवाओं को वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे शिफ्ट ऑफ ITCZ। ITCZ जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। ITCZ कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है, मगर सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आता है गर्मी में। हम लोग बोलते हैं ना जून जो है वो सबसे बड़ा दिन है, क्यों, सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आता है। तो हम लोग ये लिखेंगे शिफ्ट ऑफ ITCZ। ठीक है, मतलब कैसे कैसे हो रहा है शिफ्ट ऑफ ITCZ टुवर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ शिफ्ट होने लगता है ITCZ। ठीक है, फिर साउथ वेस्ट का जो ट्रेड विंड है साउथ ईस्ट का, वो साउथ वेस्ट बन करके इंडिया में इंटर करता है। तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड इंटर्स इनटू इंडिया, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स इंटर्स इनटू इंडिया। ठीक है, 3 से 4 पॉइंट आप लिखेंगे। आपको अगर ज़्यादा पॉइंट नहीं आ रहा है तो एकदम जैसे एक पॉइंट लिखे एक लाइन में, तो एक क्या करना है, 2 लाइन में कम से कम उसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा छोड़ छोड़ के, जगह जगह को छोड़ छोड़ के लिखना है एग्जाम में। और फिर हम लोग आ जाएंगे दूसरा पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून। तो जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून लिखेंगे फिर वैसे ही करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून करके इसको घेर देंगे, फिर इसका पॉइंट लिखेंगे। तो इंडियन मानसून का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इंडियन मानसून जो है इसमें ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून ऑन द फर्स्ट, कब मानसून आता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के फर्स्ट वीक में मानसून जो है वो केरला कोस्ट पे दस्तक देता है। तो लिखेंगे कि ऑनसेट ऑफ मानसून ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जून एट केरला कोस्ट। ठीक है, फिर केरला कोस्ट पे क्या होता है, मॉनसून शावर होता है, माने मॉनसून से पहले थोड़ा थोड़ा बारिश वहाँ शुरू हो जाता है। अभी देखिए जैसे बिहार में कल बहुत बारिश हुआ है, मॉनसून थोड़ी आ चुका है, नहीं आया है, मगर फिर भी बहुत बारिश हुआ है। ठीक है, तो इस तरह मॉनसून शावर होते हैं। ठीक है, प्री मॉनसून, जैसे प्री मॉनसून वेडिंग, प्री वेडिंग होता है ना फोटोशूट, वैसे ही प्री मॉनसून शावर, मॉनसून के आने से पहले बारिश। फिर मॉनसून को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से कहते हैं। तीसरा नंबर में जैसे कि वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी कहा जाता है, जैसे कल इतना भयानक तूफान आया था, इसी तरह का बंगाल में आता है और उसको कहते हैं काल बैसाखी। ठीक है, फिर केरला में इसको आम्र वर्षा कहते हैं, मैंगो शावर। कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम शावर। ठीक है, तो ये सब लिखेंगे। फिर मॉनसून में क्या हो जाता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होता है मतलब कि आप लोग देखेंगे कि जब सावन या भादो कोई भी मौसम रहे, कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लगातार बारिश होती है कि मॉनसून आ गया अब जून से, तो जून से लेके एकदम अगस्त तक डेली बारिश होगा, नहीं, रुक रुक के बारिश होता है। 2 दिन हुआ फिर 1 सप्ताह नहीं होगा, फिर 2 दिन हुआ फिर 1 सप्ताह नहीं होगा, इसको कहते हैं मॉनसून ब्रेक। ठीक है, तो मॉनसून ब्रेक पॉइंट डाल के लिखते जाएंगे। फिर और क्या है मॉनसून में, तो मॉनसून जो है वो हवाओं से चलता है। ठीक है, सॉरी, हवाएं तो है ही, मॉनसून तो मॉइस्चर लेडन विंड है, मगर मॉनसून का 2 ब्रांच होता है। 2 ब्रांच मतलब इंडिया में जब ये इंटर करता है इस साइड से, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साइड से जब इंटर करता है तो ये 2 भाग में बढ़ जाता है। एक भाग इधर जिसको बोलते हैं अरब सी ब्रांच, और एक भाग इधर हो जाता है जो हो जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अरब सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच 2 भाग में बढ़ जाता है। फिर मॉनसून इंडिया में माउंटेन के कारण भी मॉनसून जो है वो डिफ्लेक्ट होता है इंडिया में। ठीक है, खास करके इंडिया में ज़्यादा जो बारिश होता है वो ओरोग्राफिक होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक मतलब कि मान लो कि ये कोई पहाड़ है और यहाँ से हवा आया, तो हवा जब आता है तो पहाड़ को चीर के इस साइड तो नहीं जाएगा, पहाड़ों के सहारे वो ऊपर उठने लगता है, और जैसे ही हवा ऊपर उठता है उसका सारा जो है
टेम्परेचर डाउन हो जाता है और मॉइस्चर वो सारा बारिश जो है वो यहीं पे कर देता है। ठीक है, तो इंडिया में आप लोग को हम इतना दिन से ज्योग्राफी जो पढ़ा रहे तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे है वेस्टर्न घाट और बारिश इधर से आती है और वेस्टर्न घाट पर्वत से ये जो मॉनसून हवाएं हैं वो टकराती हैं और सारा बारिश इधर ही होता है। गोवा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला में हर साल बाढ़ आता है और ईस्ट साइड का जो एरिया है वो सूखा रह जाता है। ठीक है, इधर बारिश नहीं होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो इंडिया में ज़्यादातर जो बारिश होता है वो ओरोग्राफिक होता है। मतलब आप क्या किए, ये लिखे, इसमें आपको जितना पॉइंट आता था 3, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जितना आया मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, तुरंत आप गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून, यहाँ जितना पॉइंट आता था 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, वो आप लिखेंगे और आप एक आध ठो फोटो बनाएंगे मानसून से संबंधित, जैसे बार बार अभी हम बना रहे हैं इस तरह का फोटो पूरा इंडिया बनाना कि मानसून हवाएं इधर से आती हैं और इन हवाओं क्या बोलते हैं, ये वेस्ट साइड है इंडिया का और ये साउथ है, हवाएं कहलाती हैं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स या साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। तो इंडिया में दो तरह का मॉनसून होता है, एक तो इस साइड से आता है और एक उस साइड से आता है। गर्मी में इस साइड से आता है जून से अगस्त के टाइम पे, और एक हवा उधर से आता है उसको बोलते हैं, इधर ईस्ट है और इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड। और ये हवा जो है ठंड में आता है, विंटर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, एक मैप देख लो, ये वाला मैप देखिए, ये है आपका साउथ वेस्ट गर्मी वाला और ये है आपका ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, और ये वाला नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहा है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये जो हवा होता है ना नॉर्थ ईस्ट वाला, ये हवा तो ड्राई होता है, ये कब आता है, विंटर मौसम में, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में, और ये हवा सूखा हुआ होता है क्योंकि ये समुद्र से नहीं आ रहा है, मगर थोड़ा सा समुद्र से जो आ रहा है ये भी मॉइस्चर उठा लेता है और बारिश करता है कहाँ, यहाँ पे तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश करता है सिर्फ, बाकी पूरा इंडिया में ये बारिश नहीं करता है क्योंकि ये ड्राई रहता है। और ये हवाएं पूरे इंडिया में बारिश करती हैं साउथ वेस्ट मानसून। 80 मतलब कि 90% जो बारिश इंडिया में होता है ना वो यही 4 महीना में होता है, जून से लेकर के सितंबर के बीच में 90% बारिश इसी 4 महीना में साउथ वेस्ट मानसून से होता है। ये सब आपको लिखना है वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून में। तो जो भी चीज़ जानते थे और डायग्राम जानते हैं तो डायग्राम वहाँ पे बना, जानते हैं नहीं, ज्योग्राफी में डायग्राम एकदम मस्ट चीज़ है। ठीक है, और दोनों डायग्राम बना देना है उस पेज के लिए, कुछ भी डायग्राम जो आपको समझ में, अगर आपको इतना नहीं आता था तो आप हल्का सा भी बना देंगे कि इधर से ये मानसून आ रहा है और लिख देंगे साउथ वेस्ट मानसून, और डायग्राम बना के उसको क्या करना है, ऐसे डब्बा में घेर देना है। ठीक है, और डायग्राम हमेशा पेज के, मान लो ये आपका पेज है तो पेज के कहाँ बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन, 2-3 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आप शुरू करेंगे अपना हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, फिर आप उसका पॉइंट लिखना शुरू करेंगे, और आपको डायग्राम बनाना है तो आप कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम का जो फिगर है वो यहाँ लिखेंगे कि इस डायग्राम में आप क्या बताना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। फिर दूसरे पेज में इसी तरह से मान लेते हैं कि ये आपका दूसरा पेज है तो फिर वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून, उसको ऐसे करके फिर उसका पॉइंट लिखेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर 1 2 3 देखिए 1 2 3 लिखने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए या स्टार दीजिए या कुछ उस तरह से। ठीक है, ज्योग्राफी में कोशिश करिए कि ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये दोनों डायग्राम हैं तो अलग अलग जगह बनाइए, एक यहाँ बना दीजिए और एक यहाँ बना दीजिए, दोनों पेज में आपका एक एक डायग्राम शो करेगा, और लास्ट में आप कंक्लूड करके काम खत्म कर देंगे। कंक्लूजन लिखना जरूरी है, तो मानसून से संबंधित कंक्लूजन, जैसे मानसून इंडिया जो है, इंडिया का 52% एग्रीकल्चर जो है वो मानसून इरिगेशन पे ही डिपेंड करता है, तो मानसून इंडिया का एक तरह से लाइफ लाइन हुआ, बारिश नहीं होगी तो इंडिया का स्थिति खराब हो जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में। तो ये कंक्लूजन करते हुए आप ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपको 8 नंबर का सवाल है तो ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, आपके पास कितना, एक पेज लिखने के लिए 3 मिनट, दूसरा पेज लिखने के लिए भी 3 मिनट, 6 मिनट मैक्सिमम है आपके पास एक एक। और अभी घर में जैसे मान लीजिए अगर आप लोग आंसर नहीं लिख रहे हैं, पूरा मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए, वो भी फायदेमंद रहेगा। घड़ी लेके बैठिए, 6 मिनट या 7 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और सिर्फ एक क्वेश्चन लिखिए, उतना टाइम में कोशिश कीजिए अपना हाथ का स्पीड को उतना टाइम बढ़ाने का। एक पेज को 3 मिनट में करिए जल्दी जल्दी, और फिर दूसरे पेज को 3 मिनट में करिए।
घड़ी को देखते हुए देखते रहिए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें भी जो भी क्वेश्चन है आपको सबसे पहले तो पार्ट पहचानना है। क्वेश्चन का पार्ट अगर आप पहचान गए तो आप आराम से बना लेंगे। जैसे मान लीजिए बी ही नंबर है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, ये पहला पार्ट है, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। आर दे सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक नीड, दूसरा पार्ट है। फिर तीसरा पार्ट है व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया, प्रेजेंट क्रिटिकल व्यू, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे पेज में। तो एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात हो रहा है, तो आपको पता है कि इंडिया में जो है मतलब 65% जो एनर्जी है वो कोल से यूज होता है, ठीक है। 65% एनर्जी जो है वो हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, कोल का। तो आप फैक्ट लिखते हुए ही इंट्रोडक्शन कर देंगे। फिर उसके बाद आपका जो पहला पॉइंट है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया, तो लिखेंगे द सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया। या तो आप पॉइंट में लिखिए या तो आप फ्लो चार्ट बनाइए, पाई चार्ट बनाइए इस तरह से, ऐसे ऐसे करके। एक तरफ लिखिए कोल का हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे मान लो 65%। तो उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। एनर्जी मिक्स डायग्राम बोलते हैं इसको, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। दो डायग्राम आप लोग को बता देते हैं, एनर्जी मिक्स और वाटर मिक्स। वाटर मिक्स का मतलब होता है कि इंडिया में पानी जो है वो कहाँ कहाँ खर्च होता है, डोमेस्टिक यूज में, एग्रीकल्चर यूज में, इंडस्ट्रियल यूज में कहाँ कहाँ खर्च होता है सबसे ज़्यादा। और ये हो गया एनर्जी मिक्स, माने एनर्जी इंडिया में कहाँ कहाँ से आता है। यही डायग्राम बना दिए आप और नीचे फिगर लिख देंगे, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। अब अगला पॉइंट पूछ रहा है कि आर दे सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक नीड, तो लिखेंगे कि दीज एनर्जी रिसोर्स आर नॉट वेरी मच सफिशिएंट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पहला पॉइंट दीज एनर्जी रिसोर्स आर नॉट वेरी मच सफिशिएंट, पहला पॉइंट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीजिंग एनर्जी नीड्स, ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन सब के कारण ये जो है सफिशिएंट नहीं है। अब अगला, उसके बाद अगला पेज में अगला, व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहला, और क्या अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है, जैसे बहुत सारा हो सकता है ना, इसके जगह पे हम लोग यूज करें बायो एनर्जी, ठीक है। बायो एनर्जी लाइक जो गोबर गैस से बनता है वो वाला, थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा बायो एनर्जी लिख के उसको अंडरलाइन करके, गोबर गैस से बनता है। फिर सेकंड आपको हो जाएगा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इंडिया में कहाँ है, जैसे मैप में दिखा देंगे कि जैसे राजगीर में हॉट वाटर स्प्रिंग है तो उसका यूज कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए, जैसे हिमाचल प्रदेश में है, जैसे बद्रीनाथ में है हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक है। पहाड़ों में खास करके होता है जियोथर्मल एनर्जी। तो इस तरह से आप जो है मतलब प्रेजेंटेशन बढ़िया रखना है, आंसर ज़्यादा आए ना आए उससे मतलब नहीं है, प्रेजेंटेशन बढ़िया रखना है, ठीक है। और कैसे बढ़िया होगा, अभी से प्रैक्टिस करो, 10 दिन है, एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अगर पूरा मॉक नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं है, तो एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह सारा बता सकते हैं पर क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, अगर ये पूरा वीडियो ही मतलब लॉन्ग हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में करना, थोड़ा लॉन्ग का ही बताया था कि लॉन्ग वाला कैसे करना है। इसमें तो देखो आपको तो क्लियर डिफाइन कर रहा है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में क्लियरली वो बता ही रहा है कि क्वेश्चन का इतना पार्ट है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार, पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट में क्या लिखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार, बिहार के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, क्या है, प्लेन एरिया, नॉर्दर्न प्लेन एरिया। दूसरा है नॉर्दर्न हिमालय, बिहार इज सिचुएटेड इन द तराई ऑफ हिमालय, तो वो भी अफेक्ट करता है। तीसरा फैक्टर है मॉनसून फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, इंडिया जो है वो बे ऑफ बंगाल का मॉनसून लेता है। चौथा फैक्टर है साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, वो भी अफेक्ट करता है। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट लिखे। फिर दूसरा उठाए, इतना है कि ये सब के पहले इंट्रो जरूर लिखना। फिर दूसरा उठाए, इन वाट वे एंड इन हाउ मेनी पार्ट द एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैज़ बीन डिवाइडेड, बिहार का नक्शा बना देंगे, ठीक है। और एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो बता देंगे, 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इंडिया का, ऐसे करके जोन 1, जोन 2 और जोन 3, सॉरी बिहार का। तो ये बता देंगे। अगर नहीं पता है ना तो ये पार्ट हो सकता है कि आपको आंसर करने के लिए नहीं पता हो कि बिहार जो है वो कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है।
हो सकता है कि आपको ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो, तो फिर भी इसका आंसर आप कर सकते हैं ना। जैसे फर्स्ट पार्ट तो अच्छे से लिख सकते हैं, दूसरा नहीं लिख पाए, तीसरा लिख सकते हैं कि हाउ मेनी सीजन आर फाउंड हियर इन ये ईयर। एक साल में कितना सीजन देखा जाता है बिहार में? 3 सीजन, है ना। रबी, खरीफ और जायद 3 फसल उगते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ, और इसका थोड़ा डिटेल में कर देना। जैसे रबी जो है वो विंटर का फसल होता है, खरीफ विंटर फिर अक्टूबर टू मार्च का, फिर खरीफ जो होता है वो समर का होता है और इसमें ये क्रॉप उगाए जाते हैं। फिर जायद जो है वो गर्मी का होता है। फिर डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सीजन ऑन एग्रीकल्चर, मौसम का एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट होता है, तो वो भी हो जाएगा आपका। समझ गए ना। तो इस तरह से आप, अगर आप डिवाइड करने जानेंगे, थोड़ा मैप दिमाग में रहेगा कि कहाँ क्या बनाना है, तो वो आसानी से आपका प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन जो है वो आप बना पाएंगे सेक्शन 2 का। ठीक है। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अब आपको अगर चेक करवाना है कि आप जो लिख रहे हैं वो सही है गलत है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी सकते हैं। छोटा 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 आंसर का आप लोग डालिए, ठीक है। वहाँ पे मैं देखूंगी कि कैसा क्या आप लोग लिख रहे हैं, कितना लिख पा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो कंक्लूड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।